ऑफ था, उस दिन भी गया। उन लोगों के साथ बैठना, गप्पे मारना थोड़ा अच्छा लगता है। उनकी जिंदगी को समझना, कैसे रहते हैं, ठंड में, बरसात में कैसे उन्होंने गुजारा, कैसे कीलें लगाई गई थी सड़कों पर, बैरिकेडिंग थी, और बड़ी अच्छी अच्छी चाय वाय भी पिलाई उन्होंने, खाना भी खिलाया कई बार। तो आज 1.25 साल के बाद उनका आंदोलन कामयाब रहा। आज सुबह सुबह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान जो कृषि कानून थे तीनों वापस लेने का ऐलान किया। हालांकि लोगों का कहना है कि अगर ये फैसला पहले हो जाता तो शायद ये आंदोलन भी खत्म हो जाता पहले, और करीब 700 किसानों की मौत भी हुई। लेकिन वापस लिया गया। अच्छा है, मुझे लगता है सारे किसान अपने खेतों में, अपने घरों तक लौट जाएंगे। जबकि दूसरी खबर ये भी आ रही कि इसी मंथ 29 से शायद पार्लियामेंट का सेशन है, और उस सेशन में जब ये बिल कानूनी रूप से वापस लेगी सरकार, उसके बाद ही वो अपना धरना खत्म करेंगे। लेकिन ये शुरुआत हुई एक अच्छी, किसानों की एक बड़ी जीत इसको हम कह सकते हैं। तो ये एक अच्छी खबर आज सुबह सुबह आई किसानों के आंदोलन को लेकर। और अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। किसानों के आंदोलन को लेकर सरकार का ये फैसला, जहां अच्छी खबर थी, एक बुरी खबर आई थी कल बिहार से। और ये अपने ही देश में हो सकता है, और मुमकिन है कहीं भी हो सकता है अपने देश में। और बिहार में तो खैर ऐसी कई चीजें हुई हैं जो लगता है कि कैसे हो गई। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले आपको 2-3 कुछ फैसले बताता हूं मैं। मेरे लिए सीरियस हो? हाँ। ये बात सितंबर की है, और इसी साल की, मतलब सितंबर की। एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अविनाश कुमार है, बल्कि हाँ अविनाश कुमार 45 साल की इनको उम्र है। तो हुआ ये कि एक केस आया इनके पास अदालत में, इसमें एक धोबी था जो कपड़े धोता था, और ये मामला था बिहार के लोखा थाने का। तो उस धोबी के ऊपर इल्जाम ये था कि वहां गांव की महिलाओं को, लड़कियों को ये छीटाकशी करता है, उनके ऊपर ताने कसता है, एक तरह से छेड़खानी करता है। तो कुछ महिलाओं की शिकायत के बाद पुलिस ने उस धोबी को गिरफ्तार कर लिया, और फिर छेड़खानी और इस तरह की बदजुबानी के इल्जाम में उसे जेल भेज दिया गया। जेल जाने के बाद उसने अब जमानत के लिए अर्जी लगाई। जमानत का मामला जो सुनवाई थी वो इन्हीं एडीजे साहब के पास आई, अविनाश कुमार जो जज थे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज इनके कोर्ट में। तो उन्होंने सुना, पूरी बहस सुनी, उसके बाद उन्होंने अपना फैसला सुनाया। एक बड़ा डिफरेंट और अनोखा फैसला था। जज ने उस धोबी को जमानत दे दी, लेकिन एक शर्त पर। आमतौर पर जमानत देने के लिए निजी मुचलका, पैसे, ये सारी चीजें होती हैं, बट उन्होंने दूसरी शर्त लगाई। उन्होंने उस धोबी से कहा कि अगले 6 महीने तक उसी गांव में जिन लड़कियों को, महिलाओं को लेकर तुम भद्दे भद्दे कमेंट्स करते थे, उल्टी सीधी चीजें बोलते थे, बदजुबानी करते थे, उन महिलाओं और लड़कियों के तमाम कपड़े 6 महीने तक तुम फ्री धोगे और आयरन भी करोगे, प्रेस भी करोगे। और अगर तुमने 6 महीने में ये नहीं किया तो तुम्हारी जमानत कैंसिल कर देंगे। इस शर्त पे धोबी को जमानत दे दी गई। धोबी जेल से बाहर आया, और अब जमानत की शर्तों के मुताबिक वो लगातार महिलाओं के कपड़े फ्री में धो रहा है और प्रेस कर रहा है, और 6 महीने तक उसे करते रहना है। ये एक फैसला था। दूसरा फैसला एडीजे अविनाश कुमार ने दिया। एक टीचर का केस आया उनके पास, और उस टीचर के ऊपर कुछ करप्शन के और बाकी चीजों के इल्जाम थे। टीचर को पुलिस ने पकड़ा, अदालत में भेजा, वहां से वो जेल चला गया। अब उसके भी जमानत का मामला इन्हीं जज साहब की कोर्ट में आया। जज साहब ने दोनों तरफ से बहस सुनी, और उसके बाद फैसला सुनाया। उन्होंने टीचर को भी जमानत दी, लेकिन पैसे, मुचलके, किसी और चीज पे नहीं। उन्होंने कहा कि 5वीं तक के, 5th क्लास तक के बच्चों को तुम मुफ्त में पढ़ाओगे, और कोई पैसे नहीं लोगे। जितना भी उन्होंने मियाद रखी, एग्जैक्ट मियाद नहीं पता मुझे, लेकिन खैर इस शर्त पे जमानत दे दी। तो ऐसे फैसलों के लिए बड़े चर्चित और मशहूर रहे ये अविनाश कुमार साहब जज। बिहार में एक जगह है मधुबनी, वहाँ की शिल्पकारी और बाकी चीजें बहुत फेमस है। और उसी मधुबनी के इलाके में एक जगह है झंझारपुर,
और उसी झंझारपुर की कोर्ट में तैनात है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अविनाश कुमार। अविनाश कुमार के पास एक महिला शिकायत लेकर आती है। वो कहती है कि एक हमारे जो इलाके के जो थानेदार है उस इलाके का नाम था घोगर ढिया। तो घोगर ढिया पुलिस स्टेशन का जो थानेदार है, जो इंस्पेक्टर है, उन्होंने उस महिला ने उसके ऊपर इल्जाम लगाया कि इसने हम लोगों के हमारे परिवार के खिलाफ एक झूठा केस बना दिया है, और जिसमें मुझे, मेरे पति को, मेरी सास को, मेरी ननद को, इन सबको नामजद कर दिया है। इस महिला का नाम उषा देवी था। तो उसने ये शिकायत की। अब जाहिर सी बात है कि पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट पुलिस में तो लिखी नहीं जाएगी। तो अदालत ने उसने एक अर्जी डाल दी कि लोकल पुलिस इस तरीके से हमें झूठे केस में फंसा रही है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जब ये अर्जी आई तो इन्हीं एडीजे साहब के कोर्ट में आई। इन्होंने वेडनेसडे को इसकी लिस्टिंग थी, उस अर्जी पे इस थाने के थानेदार को वो भेजा कि आप वेडनेसडे को कोर्ट के सामने हाजिर हो। लेकिन ये शायद ट्यूसडे को बोला था, वेडनेसडे के लिए उस पेशी कही। लेकिन वेडनेसडे को थानेदार ने आने से मना कर दिया। उसने कहा कि मुझे कुछ काम है, और वो आए नहीं। तो उन्होंने दूसरी तारीख दी, थर्सडे की, 18th कल की, जो थर्सडे है, दोपहर सुबह 11 बजे कि इंस्पेक्टर आकर इस केस के बारे में बताया कि उसके खिलाफ एलिगेशन है, उसने किसी के खिलाफ झूठे इल्जाम लगाए। अब जो थानेदार साहब है वो 11 बजे तो पहुंचते नहीं, वो पहुंचते हैं दोपहर के 2 बजे। 2 बजे कोर्ट का टाइम खत्म हो गया था, लंच का वक्त था। तो आमतौर पे अगर आप में से बहुत सारे लोगों को कोर्ट जाने का मौका मिला, हालांकि मैं नहीं चाहता हूं कभी कि कोर्ट और पुलिस स्टेशन जाने का किसी को मौका मिले या कोई जाए, तो कोर्ट में कुछ ऐसा होता है कि जहाँ पे जज साहब बैठते हैं, जिस कोर्ट में हर जज एक कोर्ट का जो कैंपस होता है उसमें हर कमरा अलग अलग होता है, हर जज के लिए अलग कमरा होता है, हर कोर्ट अलग होती है। तो जहाँ पे कोर्ट बैठती है, जो जज साहब बैठते हैं, उसके ठीक बराबर में दाएं या बाएं एक छोटा सा कमरा होता है, जिसमें जज साहब या तो आराम करते हैं लंच टाइम में, या फिर जो फैसला डिक्टेट करना होता है वो करते हैं, या कई और भी कागजात जो होते हैं साइन करने होते हैं, किसी को सम्मन भेजना, नोटिस भेजना, तो ये सारे काम वो अपने चैम्बर में बैठकर करते हैं। एक तरह से मिनी ऑफिस होता है, लेकिन वो होता उसी कोर्ट रूम के साथ लगा हुआ। तो 11 बजे इंस्पेक्टर को कहा गया था थानेदार को कि आ जाओ। अब इंस्पेक्टर साहब 11 बजे तो पहुंचे नहीं, वो पहुंचते हैं 2 बजे। 2 बजे उस वक्त जज अविनाश कुमार अपनी चैम्बर में थे। अदालत की कोई कार्रवाई चल नहीं रही थी, वो अंदर कुछ जरूरी कागजात साइन कर रहे थे। वकील और कोर्ट के अंदर आमतौर पर कुछ पुलिस वाले भी मौजूद होते हैं ड्यूटी पे, और कुछ वकील साहब भी होते हैं, सब अपना अपना काम कराते हैं। इसी दौरान में इंस्पेक्टर अपने एक साथी सब इंस्पेक्टर के साथ सीधे जज के चैम्बर में पहुंचता है, और अंदर घुसते ही बाहर बड़ी तेज जोर से आवाज सुनाई देती है। वो जज साहब के साथ गाली गलौज करता है। हाथ से मारता है। जब गाली गलौज करता है, जज साहब कहते हैं कि थोड़ा शांत हो जाओ, शांति से बात करते हैं। लेकिन फिर ये सब चीजें वो सुनता नहीं है। अब जज साहब ने खुद एफआईआर लिखाई है, तो आपको मैं कहानी आगे सुनाऊं। उनकी ही लिखाई जो एफआईआर है पूरी, वो एफआईआर आपको एक जज ने अपने ही बारे में एक एफआईआर लिखाई है। तो अपने आप में ये पढ़ना भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि आमतौर पे दूसरों के एफआईआर पे जज मुकदमे की सुनवाई करते हैं, और एक जज अपने ही बारे में उन्हीं के खिलाफ जो कुछ हुआ उसके लिए वो एफआईआर लिखा रहे हैं। तो लिखाते क्या है कि हमारा नाम अविनाश कुमार उर्फ 45 साल है, और मैं वर्तमान में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर झंझारपुर न्यायालय में तैनात हूँ। 18/11/21 कल की तारीख दोपहर 2 बजे चैम्बर में मैं मौजूद था। 16/11/21 को मुझे गोगरडिया थाना अध्यक्ष के खिलाफ एक उषा देवी उनकी तरफ से शिकायत मिली थी। इस पे एक आवेदन मिला था, और उसने कहा था कि गोगरडिया के थाना अध्यक्ष ने उसके पति, ननद, उम्रदराज सास जो है, ससुर को झूठे मुकदमे में फंसा दिया, साथ ही पति के साथ दुर्व्यवहार किया जाने की शिकायत की। शिकायत मिलने के बाद मैंने सच्चाई जानने के लिए 16/11 को ही थाना अध्यक्ष को पक्ष रखने की सूचना फोन पर दी।
लेकिन थाना अध्यक्ष आने से टालमटोल करते रहे। इसके बाद थाना अध्यक्ष को गुरुवार को 11 बजे आने का समय दिया गया। थाना अध्यक्ष निर्धारित समय पर न आकर दोपहर 2 बजे मेरे चैम्बर में पहुंचे। चैम्बर में प्रवेश करते ही थाना अध्यक्ष ऊंची आवाज से बात करने लगा। जब हमने शांति से बात करने को कहा तो उसने कहा कि हम इसी अंदाज में बात करेंगे, क्योंकि यही मेरा अंदाज है। इसी बीच थाना अध्यक्ष ने गाली गलौज शुरू करते हुए कहा कि तुम मेरे बॉस एसपी साहब को नोटिस देकर कोर्ट बुलाते हो। आज तुम्हारी औकात बता देता हूँ। इसी बीच थाना अध्यक्ष का सहयोगी एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर अभिमन्यु कुमार शर्मा भी जबरन हमारे चैम्बर में घुस आया। इसके बाद दोनों ने मिलकर मारपीट शुरू कर दी। जब हमने वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की बात की तो थाना अध्यक्ष ने कहा कि एसपी साहब के आदेश और समर्थन मिलने के बाद ही यहाँ आया हूँ, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने। तुम हमारे साहब एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश को नोटिस भेजकर कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश देते हो, साथ ही मुझे भी नोटिस भेजते हो। तुम्हारी क्या औकात है ये आज हम तुम्हें बताते हैं। इतना कहते हुए थाना अध्यक्ष गोपाल कृष्ण मारपीट शुरू कर देते हैं। चैम्बर में मारपीट शुरू होते ही थाना अध्यक्ष के सहयोगी एसआई अभिमन्यु कुमार भी मारपीट शुरू कर देते हैं। इसी दौरान थाना अध्यक्ष ने अपना सर्विस रिवॉल्वर निकालकर मुझ पर तानते हुए कहा कि आज मैं तुम्हें दुनिया से रुखसत ही कर देता हूँ, क्योंकि तुमने हमारे बॉस एसपी साहब को परेशान कर रखा है। बॉस के आदेश पर ही हम तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने यहाँ आए। ये एफआईआर है जो एक जज साहब ने लिखा है। अब आपने जो सुना इससे आप इसकी गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं कि एक पुलिस स्टेशन का थानेदार एक सब इंस्पेक्टर एक जज के चैम्बर में घुसकर, ये भी नहीं कि कहीं सन्नाटे में अकेले मारता है, पीटता है, सर्विस रिवॉल्वर निकालकर तान देता और कहता आज तुम्हें दुनिया से रुखसत ही कर देता हूँ। और ये सारी चीजें होती हैं। तो जब ये सारी चीजें हो रही थी तो अचानक कुछ वकील जो कोर्ट रूम में मौजूद थे उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। जज साहब के कमरे से गाली गलौज की आवाज आ रही है, जज साहब की भी चीखने की आवाज आ रही है। एक दो वकील ने झांक के देखा तो उनके होश उड़ गए। यहाँ तो जज साहब की पिटाई हो रही है। फिर शोर मचाते हैं, बाकी वकील कोर्ट रूम में आते हैं। उनके आने के बाद तमाम लोग अंदर घुसते हैं और किसी तरह उस इंस्पेक्टर से उसका रिवॉल्वर छीनते हैं। और छीनने के बाद तब तक चूंकि भीड़ बहुत जमा हो गई, कोर्ट में सुरक्षा के लिए कुछ पुलिस वाले होते हैं, वो भी आ गए और इन लोगों ने किसी तरह उन दोनों पुलिस वालों को पकड़ा और पकड़ने के बाद वहीं बंद कर दिया। इसके बाद बात ऊपर के अफसरों तक गई। फिर जो एसपी साहब हैं यहाँ के वो आए, वही एसपी साहब जिनके नाम पे ये दोनों पिटाई कर रहे थे जज साहब की। उनके आने के बाद मामला जो है थोड़ा शांत हुआ। उन दोनों को फिर गिरफ्तार किया गया। हालांकि एसपी ने ये कहा कि ये दोनों जो है कहा सुनी का मामला हो गया है और इसमें ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है। तो पहली लाइन उन्होंने ये कही, उन्हें लगा कि मामला भी यहीं पे दब जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वहाँ के वकील हंगामा पर उतर आए। बार काउंसिल तक मामला गया। बार काउंसिल भी इसको लेकर नाराज हो गया कि अगर अदालत में जज ही सुरक्षित नहीं है तो फिर बाकी का क्या करेंगे। और इसके बाद ये मामला पटना हाई कोर्ट तक पहुंच गया। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इसको बहुत सीरियसली लिया। उसी वक्त वहाँ के होम जो सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो बिहार के, इन सबको फौरन नोटिस भेजा और कहा कि आप इस पे हमें रिपोर्ट दें और इस पे कार्रवाई होगी। और बाकायदा पटना हाई कोर्ट ने 2 जजों की एक बेंच बिठा दी है और कहा है कि आप इसकी पूरी रिपोर्ट दीजिए। अब इंस्पेक्टर साहब और सब इंस्पेक्टर साहब तो हवालात में है, एसपी जांच कर रहे हैं इस मामले की। लेकिन वहाँ के वकील और बार काउंसिल की ये मांग है कि इन दोनों पुलिस वालों के साथ साथ उस एसपी को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि एसपी के कहने पर ही इन दोनों ने जज साहब को पीटा। और जज साहब की एफआईआर में बाकायदा ये बात मेंशन है कि जज साहब ने कहा मैं तुम्हारे सुपीरियर, तुम्हारे सीनियर से शिकायत करूंगा। तो एसपी ने, उन दोनों ने कहा कि हमें तो एसपी साहब की परमिशन से यहाँ आया, उनकी इजाजत से ही तुमको तुम्हारी औकात दिखाने आया हूँ। तो इसमें एसपी का भी रोल जो है उसकी जांच होनी चाहिए। अब दोनों अंदर है, लेकिन इस देश में शायद, हालांकि कहते हैं कि एक कुछ वक्त पहले बिहार में एक और ऐसे ही मामले में एक बार एक जज साहब को पीट दिया गया था। तो ये तो खबर थी, लेकिन सवाल ये है कि अगर कोर्ट के अंदर जज ही महफूज नहीं है, सेफ नहीं है, तो क्या होगा? नंबर 1। नंबर 2, आमतौर पे किसी को भी संबंध भेजना, नोटिस भेजकर बुलाना ये जज का अधिकार है। तो अगर और सबसे ज्यादा अगर कंप्लेनेंट है, क्योंकि कानून के रक्षक पुलिस वाले हैं, तो सबसे ज्यादा उन्हीं की पेशी होती है। तब उसको बुलाने पे अगर कोई ईगो पे लेता है कि क्यों हमारे एसपी को बुला रहे हो, एसएसपी को बुला रहे हो, या तो सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े डीजीपी और ये सब खड़े रहते हैं सुबह से शाम तक,
तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये एक बड़ी ही सीरियस चीज है कि अगर जज इस तरीके से डरने लगे और डर के काम करेंगे तो फिर इंसाफ नहीं हो पाएगा। लेकिन ये इसी के साथ एक आपको और जानकारी देता हूँ। इंडिपेंडेंट थिंक टैंक इंडियन पुलिस फाउंडेशन है एक ऑर्गेनाइजेशन, और जो इसके चेयरमैन है फाउंडेशन के वो है यूपी के एक्स डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रकाश सिंह। बड़ी इज्जत है इनकी पुलिस सर्किल में। प्रकाश सिंह एक बहुत अच्छे आईपीएस अफसर रहे और यूपी के डीजीपी होकर रिटायर हुए थे। पुलिस रिफॉर्म को लेकर इन्होंने बहुत काम किया है। तो इसी इंडिपेंडेंट थिंक टैंक इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनको लेके पुलिस जो के बारे में आम लोगों की राय है और पुलिस का काम, उसको लेके एक सर्वे किया था। और इस सर्वे की एक रिपोर्ट आई है। इस वक्त ये बड़ा मौजू है इसको आपको बताना। तो इस सर्वे के हिसाब से इस देश में जो सबसे 5 ऐसी स्टेट जहां की पुलिस की इमेज सबसे खराब है, पुलिस के बारे में लोगों की राय सबसे गलत है, वो 5 स्टेट में पहले जो पूरा है सबसे टॉप 5 ही आपको बताता हूँ। लेकिन नंबर 1 के अगर आप चलेंगे तो सबसे खराब इमेज और सबसे बुरी राय पुलिस को लेकर है, उनमें हिंदुस्तान में पहले नंबर पर बिहार है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, चौथे नंबर पर झारखंड है और 5वें नंबर पर पंजाब है। तो इंडिया की सबसे बुरी पुलिसिंग, सबसे बुरी पुलिस फोर्स जिसकी इमेज सबसे बेकार है, उसमें बिहार नंबर 1, यूपी नंबर 2, छत्तीसगढ़ नंबर 3, झारखंड नंबर 4 और पंजाब नंबर 5। और ये जो जज साहब की पिटाई हुई है ये बिहार के ही कोर्ट के अंदर हुई है। तो कहीं ना कहीं थिंक टैंक इंडियन पुलिस फाउंडेशन की ये रिपोर्ट मुहर लगाती है कि कहाँ की पुलिस क्या है। अब इसी का एक पॉजिटिव पहलू है कि फिर इंडिया की सबसे अच्छी पुलिस फोर्स टॉप 5 स्टेट्स कौन से हैं जो सबसे अच्छी जहाँ पे मानी जाती है और जिनको लेकर लोगों की अच्छी राय है। तो इसमें नॉर्थ ईस्ट और साउथ की पुलिस ये लगभग आ गए। जो टॉप सबसे अच्छी पुलिस फोर्स है अपने जिनकी इमेज लोगों के बीच में बहुत अच्छी है, उनमें पहले नंबर पर है आंध्र प्रदेश एपी, दूसरे नंबर पर है तेलंगाना, तीसरे नंबर पर है असम, चौथे नंबर पर केरल और 5वें नंबर पर सिक्किम। तो आंध्र प्रदेश बेस्ट पुलिस जिसकी इमेज, तेलंगाना नंबर 2, असम नंबर 3, केरल नंबर 4, सिक्किम नंबर 5। ये हमारे देश की पुलिस की छवि और इमेज के बारे में रिपोर्ट। और सबसे बुरी पुलिस फोर्स बिहार नंबर 1, यूपी नंबर 2। अभी भी वही खाता की परेशानी में। आज कई लोगों ने मुझे सुबह से ही ये मेल आ रहे थे कि सर आज कहानी में आप प्लीज जज साहब की पिटाई के बारे में बताइएगा। तो ये हो गया, अब इंक्वायरी होगी। ये 2 पुलिस वाले तो खैर 90 लंबे